गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है जलवायु का। जलवायु के अंतर्गत हमने बात की अक्षांश की, ऊंचाई की और वायु दाब और पवन की। इसी के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे आज के टॉपिक में हमारे जेट धारा की। जेट धारा क्या होती है और किस प्रकार से ये पृथ्वी में वायुमंडलीय स्थिति में विचरण करती है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। और इसकी गति क्या है, किस प्रकार से किस मौसम में रहती है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है जेट धारा की। जेट धारा है ये एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई वाली पश्चिमी हवाएं हैं। यानी ये जो जेट धारा है ये एक संकरी पट्टी के रूप में क्या है कि क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई वाली पश्चिमी हवाएं हैं। अब बात आती है कि ये पट्टी के रूप में स्थित होती है कैसे। जैसे अपनी ये पृथ्वी है, अपने इसको वायुमंडलीय स्थिति के ऊपर की स्थिति मानते हैं, जिसमें जो ये प्रवाहित होती है ये इस प्रकार से जेट धाराएं हैं, इस आकृति में प्रवाहित होती है। और ये विपरीत दिशा में प्रवाहित भी हो सकती है और एक दिशा में प्रवाहित हो सकती है, लेकिन एक क्या है कि पतली संकरी पट्टी के रूप में स्थित होती है ये। जैसे इसमें बताया जा रहा है कि एक संकरी पट्टी के रूप में स्थित होती है और क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई वाले स्थान है, अत्यधिक ऊंचाई वाली पश्चिमी हवाएं होती है। कौन सी हवाएं होती है? ये पश्चिमी हवाएं होती है और एक पतली पट्टी के रूप में ये होती है और इनकी गतिमान स्थिति गति रहती है। आगे बात आती है कि गर्मी में हवा की गति है, यानी गर्मी में जो हवा की गति है जेट धारा के कारण वो कितनी रहती है, कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्मी के मौसम में ये जेट धाराएं हैं ये प्रमुख रूप से चलती है। तो ध्यान रखना, गर्मी में हवा की जो गति रहती है वो 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। कितने किलोमीटर? 110 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवाएं चलती है। तो बात हमने की गर्मी के मौसम में जेट धारा की। यही बात हम सर्दी के मौसम की करते हैं। तो सर्दी के मौसम में, सर्दी में जो हवा की गति होती है वो 184 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से होती है। कितनी होती है? 184 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ये जेट धाराएं चलती है। तो यहाँ दो बातें ध्यान रखना। सबसे पहली बात आई कि ये अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षोभ मंडल में प्रमुख रूप से पश्चिमी हवाएं होती है। दूसरी बात है कि एक पट्टी के रूप में स्थित होती है। तीसरी बात है मौसम के अकॉर्डिंग बात करते हैं हम कि गर्मी के मौसम में हवा की गति क्या रहती है, सर्दी के मौसम में हवा की गति क्या रहती है। तो ध्यान रखना, गर्मी के मौसम में तो हवा की गति है वो 110 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है ये जेट धाराएं। जबकि सर्दी के मौसम की बात करें तो इनकी गति में परिवर्तन देखने को मिलता है और इनकी गति है वो 184 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। तो इस प्रकार से कहा जाए तो गर्मी के मौसम में और सर्दी के मौसम में जो ये जेट धाराएं हैं इनकी जो गति है वो प्रमुख रूप से परिवर्तित हमें दिखाई देती है, महसूस होती है। बात आती है सबसे स्थिर जेट धाराएं। सबसे जो स्थिर जेट धाराएं हैं जिनमें परिवर्तन बहुत कम देखने को मिलता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है मध्य अक्षांशीय एवं उपोष्णीय कटिबंधीय। सबसे स्थिर जेट धाराएं कौन सी है? जो मध्य अक्षांशीय और जो उपोष्ण कटिबंधीय है ये सबसे स्थिर जेट धाराएं हैं। यानी इनमें प्रमुख रूप से हवा की जो गति है वो प्रमुख रूप से कम परिवर्तित होती है। इस कारण इनको स्थिर कहा गया है। किस चीज को? मध्य अक्षांशीय को और जो उपोष्ण कटिबंधीय है इस क्षेत्र को। अब इसी क्रम में आगे बात आती है अपने पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ की। पश्चिमी जो चक्रवातीय विक्षोभ है वो प्रमुख रूप से किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं और प्रमुख क्षेत्र से कौन कौन से जुड़े हुए हैं और किस समय किस स्थिति से ये प्रमुख रूप से वर्षा करते हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है अपनी इसमें कि पश्चिमी विक्षोभ को दूसरा नाम भी है। पश्चिमी विक्षोभ का एक अन्य नाम भी जिसके नाम से ये प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, पश्चिमी विक्षोभ को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी क्या है? पश्चिमी विक्षोभ को प्रमुखतः कहा जाता है। तो पश्चिमी विक्षोभ का एक दूसरा नाम क्या है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को ही हिंदी में क्या कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। बात आती है आगे कि भारतीय उपमहाद्वीप के
उत्तरी इलाकों में सर्दियों में आने वाले तूफान हैं। ये जो पश्चिमी विक्षोभ है ये कहाँ पे और कब आते हैं, तो ध्यान रखना प्रमुख रूप से ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी इलाकों में आते हैं। कौन से इलाकों में आते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी इलाकों में आते हैं। अब बात आती है कौन से मौसम से संबंधित है, तो ध्यान रखना सर्दियों में आने वाले तूफान हैं। जो ये चक्रवाती तूफान विक्षोभ आते हैं ये कहाँ आते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप वाले इलाकों में। और कौन से मौसम में आते हैं? सर्दियों के मौसम में, ठंड के मौसम में आने वाले तूफान बताए गए हैं। इसी प्रकार आगे बात आती है वायुमंडल की ऊंची तहों में नमी लाकर। वायुमंडल की जो ऊंची परतें हैं उनमें नमी लाते हैं, शुष्कता लाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि अचानक वर्षा में गिरा देते हैं। अचानक वर्षा की स्थिति में ये परिवर्तित कर देते हैं। किस प्रकार से? बात आती है वायुमंडल की जो ऊंची तहें हैं, ऊंची जो परतें हैं, उनमें परिवर्तन होने का ये वर्षा को प्रमुख रूप से क्या है कि अचानक, यानी बरसात अचानक इन स्थितियों के कारण क्या है कि उत्पन्न हो जाती है और वो नमी के कारण वर्षा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। बात आती है कि प्रमुख स्थान इसके भारतीय उपमहाद्वीप में संबंधित कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना प्रमुख रूप से बात करें हमने इसके प्रमुख स्थानों की, तो भारत, पाकिस्तान और नेपाल। भारत, पाकिस्तान और नेपाल। कभी कभी इसमें बांग्लादेश का क्षेत्र है उसको भी सम्मिलित किया जा सकता है। तो ध्यान रखना अगर प्रमुख स्थानों की बात आए तो हमें ध्यान रखना है भारत, पाकिस्तान और नेपाल। अब बात आती है आगे कि नमी लाते हैं, ऐसे कौन से प्रमुख स्थान हैं जिनसे ये नमी को ग्रहण करते हैं या नमी को प्राप्त करते हैं या नमी को लाते हैं। तो प्रमुख रूप से बात की जाए नमी वाले स्थानों की तो भूमध्य सागर, अंध सागर और कैस्पियन सागर है। इस सागरों के द्वारा प्रमुख रूप से क्या है कि ये जो हवाएं हैं ये प्रमुख रूप से नमी प्राप्त करती है और इन हवाओं के कारण प्रमुखतः हम देखने को मिलता है कि अचानक वर्षा हो जाती है। और वर्षा प्रमुख रूप से भारतीय उपमहाद्वीप वाले क्षेत्रों में होती है। और भारतीय उपमहाद्वीप वाले क्षेत्र कौन कौन से है? ये प्रमुख रूप से भारत, पाकिस्तान और नेपाल। कभी कभी हम देखने को मिलता है कि बांग्लादेश वाला क्षेत्र भी क्या है इसमें प्रवेश करता है और उसमें भी वर्षा प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। बात आती है उत्तर भारत में लाभदायक है। आगे क्वेश्चन बनता है कि ये जो पश्चिमी विक्षोभ, चक्रवाती विक्षोभ है ये प्रमुख रूप से किसके लिए उपयोगी है? तो ध्यान रखना कि ये उत्तर भारत में लाभदायक है। उत्तर भारत में इस विक्षोभ के कारण जो वर्षा होती है उससे बेनिफिट मिलता है। अब बात ये आती है कि उत्तर भारत में ये लाभदायक है तो कौन सी फसल के लिए है? क्या रबी की फसल के लिए लाभदायक है? क्या जायद की फसल के लिए लाभदायक है? क्या खरीफ की फसल के लिए लाभदायक है? तो ध्यान रखना कि उत्तर भारत में ये लाभदायक है रबी की फसल के लिए। रबी की दृष्टि से हम बात करें तो रबी की फसल के लिए जो ये पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ है ये उपयोगी होते हैं। तो प्रमुख रूप से 3-4 बातें इसमें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात इसमें आती है कि प्रमुख रूप से इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से भी इसको जाना जाता है। दूसरी बात हमारी इसमें आई कि ये क्या करते हैं, सर्दियों वाले जो इलाके हैं वहाँ तूफान के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। आगे इसकी बात है प्रमुख रूप से कि स्थान कौन कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान और नेपाल वाले स्थानों में प्रमुख रूप से ये जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार ये उत्तर भारत में लाभदायक है। किस फसल के लिए? रबी की फसल के लिए उत्तर भारत में ये लाभदायक बताए गए हैं। हमने बात की कि प्रमुख रूप से ये उत्तर भारत में लाभदायक है और उत्तर भारत में कौन सी फसल के लिए ये प्रमुख रूप से पश्चिमी विक्षोभ है ये लाभदायक है? तो ध्यान रखना रबी की फसल के लिए प्रमुख रूप से ये लाभदायक होते हैं। इसी क्रम में हम आगे के जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उनके बारे में चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है आगे कि गेहूं की फसल के लिए ये तूफान अति आवश्यक है। ये जो तूफान आते हैं, पश्चिमी विक्षोभ आते हैं, ये प्रमुख रूप से क्या है कि जो सर्दियों के मौसम में आते हैं। तो प्रमुख रूप से हम बात करें तो गेहूं की जो फसल है हमारी, गेहूं की जो फसल है उसमें अत्यधिक बेनिफिट है इन तूफानों के माध्यम से। प्रमुख रूप से जो वर्षा होती है इससे बेनिफिट गेहूं की फसल को प्रमुख रूप से मिलता है। बात आती है कि भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। अगर पूछा जाए कि ये जो पश्चिमी विक्षोभ है ये भारत के कौन से क्षेत्र को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं, सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, तो ध्यान रखना प्रमुख रूप से ये बात आती है कि भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है उसको प्रमुख रूप से क्या है प्रभावित करते हैं। इन क्षेत्रों से प्रमुख रूप से जुड़े हुए हैं।
इसी क्रम में आगे बात आती है कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात प्रमुख आते हैं, यानी जो उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात आते हैं ये कब आते हैं, कौन से महीनों में आते हैं और कौन से मौसम में आते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ध्यान रखना कि उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात प्रमुख रूप से आते हैं तो इनका समय है वो निर्धारित है, निश्चित समय है। उस समय प्रमुख रूप से क्या है कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है प्रमुखतः देखने को मिलते हैं। बात आती है मानसूनी महीनों में। मानसूनी महीने किसे कहते हैं? ऐसे महीने जिसमें बारिश का मौसम होता है, ऐसे महीने जिसमें बारिश का मौसम होता है। और इसके अलावा अक्टूबर नवंबर में भी क्या है कि ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है ये प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। तो दो बातें ध्यान रखनी इसमें। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है ये कहाँ पे आते हैं? मानसूनी महीनों में। और इसके अलावा अक्टूबर से नवंबर माह में भी क्या है कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। बात आती है देश के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। प्रमुख रूप से अगर बात की जाए तो ये कौन से क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं? तो भारत के जो तटीय क्षेत्र है उनको प्रमुख रूप से क्या है ये प्रभावित करते हैं। और इन क्षेत्रों में क्या है कि बारिश वगैरह अधिक होती है और प्रमुख जो क्षेत्र है आसपास के उनको इसका बेनिफिट भी मिलता है, लाभ भी मिलता है। बात आती है आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा के तटों पर विनाश करते हैं। अब इनसे जहाँ कुछ स्थितियाँ लाभदायक भी होती है तो कुछ क्षेत्रों में, कुछ देशों के साथ साथ कुछ राज्यों में भी क्या है कि कुछ नुकसान की स्थितियाँ उत्पन्न करते हैं, वहाँ पे विनाश करते हैं। तो बात आती है ऐसे कौन कौन से भारत के राज्य हैं वहाँ पे विनाश की स्थिति उत्पन्न करते हैं। तो ध्यान रखना कि आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा के जो तट है, जो किनारे वाले क्षेत्र है, वहाँ पे प्रमुख रूप से क्या है ये विनाश की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। लोगों के जो धन है वो हानि प्रमुख रूप से लोगों को उठानी पड़ती है। लोगों के जो सामान वगैरह है वो बह जाते हैं, मकान कच्चे हैं वो ढह जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो प्रमुख रूप से आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के जो तट वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे प्रमुख रूप से समस्याएं देखने को मिलती है। इसी क्रम में बात आती है भारतीय मानसून की। भारतीय मानसून है एक प्रकार से कहा जाए तो भारत में मानसून को जुआ भी कहा जाता है, क्योंकि प्रमुख रूप से कहा जाए तो भारत में बारिश कहीं पे इतनी अधिक होती है कि उसकी असीमितता का पता नहीं लगाया जा सकता। और कई बार कुछ स्थान ऐसे हैं कि वहाँ बारिश व नाम मात्र की होती है। तो बारिश की इस अनिश्चितता के कारण क्या है कि भारत में वर्षा को मानसून का जुआ कहा गया है। भारत को में वर्षा को क्या कहा गया है? मानसून का जुआ कहा गया है। इसका कारण क्या है? वर्षा की अनिश्चितता। कहीं पे वर्षा अधिक हो जाती है तो कहीं पे वर्षा कम होती है। बात आती है भारत की जलवायु अत्यधिक प्रभावित होती है। भारत की जो जलवायु है यानी जो सर्दी और गर्मी का जो प्रमुख रूप से जो तापमान है वो प्रमुख रूप से प्रभावित किस कारण से होता है? तो ध्यान रखना भारत की जलवायु अत्यधिक प्रभावित होने के कारण क्या है? मानसूनी पवनों से है। ये मानसूनी पवने हैं ये प्रमुख रूप से क्या है कि बारिश के मौसम से संबंधित है। किससे संबंधित है? बारिश के मौसम से संबंधित है। कौन सी पवने? मानसूनी पवने, जिसके कारण क्या है कि भारत में वर्षा होती है। तो ध्यान रखना भारत की जलवायु को अत्यधिक प्रभावित किस प्रकार से रहती है? ये मानसूनी पवनों से ये प्रभावित होती है जलवायु भारत की। आगे इसी क्रम में बात आती है आगे कि मानसून परिघटना सबसे पहले ध्यान दिया गया है। यानी मानसून की जो घटना है उसको सबसे पहले ध्यान किसके द्वारा दिया गया और किसके द्वारा इसको लोगों के सामने उजागर किया गया, लोगों को इसके बारे में जानकारी दी गई। तो ध्यान रखना कि मानसून जो परिघटना हुई उसकी जो सबसे पहले ध्यान दिया गया वो दिया गया ऐतिहासिक काल में आने वाले लोगों के द्वारा। किसके द्वारा ध्यान दिया गया? ऐतिहासिक काल में जो नदियों के माध्यम से जो लोग आए उनके द्वारा प्रमुख रूप से क्या है कि मानसून की जो परिघटना है उसके बारे में ध्यान दिया गया और लोगों को इसके बारे में प्रमुख रूप से अवगत करवाया गया, जानकारी दी गई। इसी प्रकार आगे बात आती है कि अरबवासी भारत आए थे। जो अरबवासी है वो भारत में किस उद्देश्य से आए थे, किस कारण से आए थे, क्या उनका मकसद था? तो प्रमुख रूप से अगर बात कही जाए कि जो अरबवासी है वो भारत आने के पीछे उनका एक ही उद्देश्य था, वो था व्यापार की दृष्टि से। वो चाहते थे कि उनका व्यापार है वो विभिन्न स्थानों पर फैले, विभिन्न देशों में फैले। इस दृष्टि से वो भारत में आए। किस दृष्टि से आए थे? व्यापार करने की दृष्टि से आए थे। तो यहाँ दो बातें ध्यान रखना। सबसे पहले कि भारत की जलवायु अत्यधिक प्रभावित होती है कौन सी पवनों के द्वारा? भारत की जो जलवायु है वो अत्यधिक प्रभावित होती है कौन सी पवनों के द्वारा?
तो मानसूनी पवनों के द्वारा ये प्रमुखतः प्रभावित होती है। दूसरी बात आती है इसमें, मानसून परिघटना है सबसे पहले किसके द्वारा ध्यान दिया गया, तो ध्यान रखना ऐतिहासिक काल में जो आने वाले लोग थे नदियों के माध्यम से, इनके द्वारा ध्यान दिया गया। और तीसरी बात इसकी प्रमुख बात आती है कि अरबवासी जो भारत आए थे वो किस कारण आए थे, क्या उनका उद्देश्य था, तो व्यापार की दृष्टि से अरबवासी वो भारत आए थे।